हेलो डियर जेई एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डिवाइन जेई। दोस्तों, अगर आप जेई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए सारे क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। तो प्यारे बच्चों, आज अपना चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जेई मेन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आए हैं, सारी शिफ्ट के मिला के ये पीपीटी बनी है। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल क्या बोलता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम लाइंस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ बामर, थर्ड ऑफ पास्चन, फोर्थ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। करेक्ट अरेंजमेंट बताना है ऑफ अबव लाइंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। प्यारे बच्चों, सभी की एनर्जी वाइज हमें बतानी है कि किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो मुझे बताइए, क्या मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ये सारी लाइनें बना सकता हूं? देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लाइनें कैसे बनेगी? ये n इज इक्वल टू 1 मान लू मैं, दिस इज n इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, 1 और 2 के बीच में ही सबसे ज्यादा गैप होता है हाइड्रोजन के लिए। उसके बाद धीरे धीरे वो गैप कम होने लगता है। फिर तीसरी लाइन में ये बना दूं, n इज इक्वल टू 3 हो गया। प्यारे बच्चों, फिर ये n इज इक्वल टू 4 हो गया, क्योंकि धीरे धीरे गैप तो कम होता चला जाता है। ये n इज इक्वल टू 4 हो गया, ये n इज इक्वल टू 5 हो गया, और ये n इज इक्वल टू 6 हो गया। धीरे धीरे मैंने देखो इस तरह से बनाया है कि ये धीरे धीरे गैप मुझे कम नजर आए। ठीक है, पहला बोलता है फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले तो ये बना लीजिए 1, ये n इज इक्वल टू 2 हो गया, ये n इज इक्वल टू 3 हो गया, ये n इज इक्वल टू 4 हो गया, ये n इज इक्वल टू 5 हो गया, ये n इज इक्वल टू 6 हो गया। पास्चन की पहली लाइन देखो, लाइमन, बामर, पास्चन, यानी n इज इक्वल टू 3 में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। पहली लाइन का मतलब जस्ट ऊपर से इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो 3 में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए जस्ट ऊपर से, यानी कि यहां से यहां, यहां से यहां। ये पहली लाइन होगी क्या? ये जो मेरे से बोलना चाह रहा है, जो ए है वो ये है क्या? इसको मैंने ए बोल दिया प्यारे बच्चों। फिर बी बोलता है सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर का मतलब क्या होता है? पहली में आए तो लाइमन, दूसरी में आए तो बामर, यानी कि n इज इक्वल टू 2 में मुझे यहां से लाइन लेके आनी है। कहां से लाइन लानी है? थर्ड सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज बोलता है, यानी n इज इक्वल टू 2 में आना चाहिए। 3 से आएगा तो पहली लाइन, 4 से आएगा तो सेकंड लाइन। तो 4 से, ये देखो n इज इक्वल टू 4 है, 4 से सेकंड में अगर मुझे लाऊंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगी मेरी लाइन बी। ये लाइन बी हो जाएगी प्यारे बच्चों। फिर बोलता है थर्ड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। पास्चन की दो बातें बोल दी। पास्चन का मतलब लाइमन, बामर, पास्चन, यानी n इज इक्वल टू 3 में आना चाहिए। और थर्ड लाइन अगर बोल रहा है तो 4 से नहीं, 5th से नहीं, बल्कि 6 से मुझे n इज इक्वल टू 3 में लेके आनी है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों सी, ये हो गई प्यारे बच्चों सी। उसके बाद में बोलता है फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट का मतलब n इज इक्वल टू 4 में आना चाहिए। देखो, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, n इज इक्वल टू 4 में आना चाहिए। और ब्रैकेट इसकी फोर्थ लाइन, इसकी फोर्थ लाइन मतलब 4 में कहां से? 5th से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, बल्कि 8 से आनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों 8 से आएगी। देखिए, ये गैप धीरे धीरे कम होता चला जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अगर ये गैप धीरे धीरे कम होता चला जाएगा तो ये लाइन यहाँ पर आएगी, और ये होगी मेरी लाइन डी। अब मुझे बताइए, एनर्जी का ऑर्डर आपको बताना है कि कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा है। प्यारे बच्चों, यहाँ की हाइड्रोजन में पहले सेल की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की होती है प्यारे बच्चों -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे की होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पांचवें की होती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे एनर्जी गैप निकालना है, इजीली मैं सभी का एनर्जी गैप निकाल सकता हूं। मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा एनर्जी गैप इसमें, आप मुझे बताइए कि ऊपर लाइन, ऊपर ये गैप छोटा होता है, नीचे ये गैप बढ़ता चला जाता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा तो मुझे ये लग रहा है कि 3.4 और 0.85 के बीच में जो गैप है, यानी n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 4 के बीच में जो गैप है, वो सबसे बड़ा गैप होना चाहिए यहाँ पे। तो b सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब b सबसे ज्यादा देखो, पहले में दिया हुआ है और दूसरे में दिया हुआ है, यानी ये और ये तो गलत कर दूंगा मैं, ये तो दोनों एलिमिनेट ही कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में देखो सी और ए में कौन ज्यादा होगा, यहां से अपन ऑप्शन फिर से एलिमिनेट कर सकते हैं। एन इज इक्वल टू 3 में ही आ रहा है, लेकिन थोड़ा ऊपर से आ रहा है, इसलिए सी ज्यादा हो जाएगा। किससे?
ए से। तो प्यारे बच्चों सी ज्यादा अगर हो जाएगा ए से तो मेरा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एनर्जी का सही ऑर्डर जो है ये है। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, कभी कभी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, उस केस में हम कर लेंगे। अगर बिना कैलकुलेशन के काम चल रहा है तो आप बिना कैलकुलेशन के ही काम चलाइए। ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले बच्चों बोलता है कि n इज इक्वल टू 5 m1 बराबर -1, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m1 बराबर -1, ms बराबर +1/2, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर्स एज गिवन इन a एंड b रेस्पेक्टिवली आर। देखो दो केसेज बोले हैं प्यारे बच्चों, एक तो केस नंबर ए में बोलता है कि n की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो n की वैल्यू अगर 5 है तो मेरे बच्चे l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है, क्योंकि l की वैल्यू n की वैल्यू से एक कम तक होती है, 0 से लेके n-1 तक होती है। तो ये l की वैल्यू जागी। प्यारे बच्चों l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s के लिए होती है, 1 किसके लिए होती है, p के लिए, 2 किसके लिए होती है, d के लिए, 3 किसके लिए होती है, एफ के लिए, और 4 किसके लिए होगी प्यारे भाई, जी के लिए होगी। 4 किसके लिए होगी, जी के लिए होगी। अब देखो इनमें भी क्या बोलता है कि m बराबर -1, m बराबर -1 वाला डब्बा, प्यारे भाई s में एक डब्बा होता है जिसके लिए m की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें m बराबर -1 वाला कोई डब्बा नहीं है। बाकी सब में देखो m की वैल्यू -l से +l होती है, यानी -1 0 +1 होगी इस वाले में, -2 -1 0 +1 +2 होगी डी के लिए, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होगी इसके लिए, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 होगी इस वाले के लिए। तो -1 वाला तो एक ही डब्बा होगा सभी में, -1 वाला एक ही डब्बा है, तो मुझे बताइए कि इसमें भी एक डब्बा आएगा, 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 और एक डब्बे में प्यारे बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं मैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं। इसने एस की स्पेसिफिक वैल्यू मेरे को नहीं दी है, यानी उस डब्बे में आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को मुझे काउंट करना है। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे 4 डब्बे हैं, तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे ऑप्शन ए के लिए। ठीक है मेरे भाई। फिर बोलता है ऑप्शन बी, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2। प्यारे बच्चे बी में n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू 0 1 2 तक हो सकती है, लेकिन इसने बोला है l इज इक्वल टू 2 ही रखना है आपको। तो l इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, d के लिए होता है। d में कितने डब्बे होते हैं जी, d में 5 डब्बे होते हैं। बोलता है m उसमें -1 चाहिए, यानी कि एक डब्बा ऐसा होगा जिसमें m की वैल्यू -1 होगी, तो एक डब्बा आया जिसमें m की वैल्यू -1 है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक का स्पिन ऐसे और एक का स्पिन उसके अपोजिट। उसमें भी बोलता है कि स्पिन +½ चाहिए, यानी मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने, मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, यानी ए वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8 हो जाएंगे, और बी वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 8 एंड 1 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा सवाल है, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आता है, इजी कंफर्टेबल सा क्वेश्चन आता है, आराम से बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट इज ट्रू इन द फॉलोइंग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए प्यारे बच्चों बोहर मॉडल लगता है, बोहर मॉडल के अलग अलग शेल्स के लिए मेरे को एनर्जी पूछिए। बोलता है इतने जूल फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस साइन। प्यारे भाई देखो एनर्जी प्लस में होती है क्या, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर है तो, किसी एटम के अंदर है तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव ही होती है, तो पहला ऑप्शन तो प्यारे बच्चे गलत ही हो गया। देखिए इन ये चौथे में भी प्लस में दी हुई है, यानी ये भी गलत हो गया। अब बची बात इसकी और इसकी, चलिए मैं पहले ये वाला ऑप्शन चेक करता हूं, और इसने एनर्जी मेरे को जूल में दी है। मुझे बताइए मैं किसी भी एटम में, किसी भी शेल में एनर्जी कैसे लिखता हूँ, -13.6 इंटू Z²/n² लिखता हूँ, ये आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, लेकिन मुझे तो जूल में चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू में रख दूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे कन्वर्ट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 अगर कर दूं तो ये किस में आ गई? ये आ गई जूल में प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए किसके लिए पूछ रहा है? थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस साइन Z² / n²। लिथियम 2+ के लिए Z की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चे? Z की वैल्यू 3 यानी 3² बट्टे n² की वैल्यू, कौन सा ऑर्बिट बोल रहा है? थर्ड ऑर्बिट बोल रहा है, तो थर्ड ऑर्बिट यानी n की वैल्यू भी कितनी? 3। तो ये तो प्यारे बच्चों हट के कितना हो गया? 1। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 13 से थोड़ा सा ज्यादा, 13 का 1.5 गुना है, करीब करीब ये इतना ही आएगा, 21.8 आएगा। 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा। ठीक है, इसने क्या बोला है? -2.18 इंटू 10⁻⁻18। देखो इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, एक पॉइंट इधर ले आऊंगा तो यहाँ से ये -18 बचेगा जूल, यानी कि ये तो सही है। अब मुझे बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जूल में पूछ ली, हमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद होती है एनर्जी का फॉर्मूला। तो पहले बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लो, आप जूल में कन्वर्ट कर लो, है ना। जितनी कम चीजें आप याद रखोगे पेपर में उतना कंफर्टेबली आप बैठ पाओगे, क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ए इज 400 नैनोमीटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बी इज 10⁻16 सेकेंड इनवर्स and the wave number of photon C is 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दीज फोटोन्स। पहले बच्चे 3 फोटोन है ए बी और सी, उनके लिए अलग अलग चीजें मुझे दे रखी है। किसी के लिए वेवलेंथ दिया है, किसी के लिए प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी दिया है, किसी के लिए प्यारे बच्चों वेव नंबर दिया है। मुझे बताइए कि एनर्जी कैसे लिखता हूँ? E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा लिखता हूँ। एच सी की वैल्यू कितनी होती है? 20 इंटू 10⁻⁻26 ये होती है एच सी की वैल्यू, डिवाइडेड बाई लेमडा मुझे यहाँ पे मीटर में रखना होगा। 400 नैनोमीटर बोल रहा है तो इसको लिख दूं मैं 400 इंटू नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁻9 मीटर। तो ये प्यारे बच्चों क्या जूल में एनर्जी आ जाएगी क्या? ये जूल में एनर्जी आ जाएगी। कैसे? देखो 26 में से 10 गए 16 बचे, 9 ही गए तो 17 बचे, तो 10⁻⁻17 हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो आ गया 20। ये एक और ऊपर गया तो -18 हो गया, नीचे हुआ 2, एक 10 उधार ले लिया, उधर -19 कर दिया, तो 5 बट्टे ये आ गया 5 इंटू 10 की घात कितना कितना आया था भाई? ये 17 आया था जी, ये 20 हुआ था तो एक 18 कर दिया था हमने, एक और उधार ले लिया था तो -19 जूल। पहले फोटोन की एनर्जी ये आ जाएगी प्यारे बच्चों, पहले फोटोन की एनर्जी ये आ जाएगी। अब दूसरे फोटोन में मुझे फ्रीक्वेंसी दी है, यानी न्यू की वैल्यू दी है। न्यू की वैल्यू कितनी दी है? 10⁻16 सेकेंड इनवर्स। प्यारे भाई एनर्जी कैसे लिखता हूँ? E इज इक्वल टू एच न्यू, एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू न्यू की वैल्यू 10⁻16, तो ये जूल में एनर्जी आ गई। जूल में एनर्जी कैसे निकालूंगा? ये 6.63 को एम ही रख दूं मैं, इंटू 10⁻, देखो -34 ये 16 है, 16 और 18 34 होते हैं, तो ये 10⁻⁻18 आ गया। अब प्यारे बच्चे इन दोनों को कंपेयर अगर मुझे करना है कि कौन सी एनर्जी ज्यादा है, तो मुझे पावर दोनों की इक्वल करनी पड़ेगी। पावर अगर इक्वल करना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, E इज इक्वल टू 66.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इन दोनों में, इसमें और इसमें तो B की एनर्जी ज्यादा है, तो देखो B की ज्यादा होगी A से, B की ज्यादा A से। दो ऑप्शन है, ठीक है, तो C की भी आपको निकालनी ही पड़ेगी। वेव नंबर बोलता है 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। प्यारे बच्चों वेव नंबर यानी न्यू बार ये क्या होता है जी? 1/λ होता है। ये बोलता है कितना? 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स है, इसको मीटर इनवर्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा? सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 हो गया मीटर, ये सेंटीमीटर हो गया, इनवर्स लगा है इस पे। ठीक है जी,
तो यहाँ से देखिए 1/λ की वैल्यू कितनी आई, 1/λ की वैल्यू कितनी आई, ये 10⁻² हो गया क्या प्यारे बच्चों, ये हो गया 10⁻², और 10⁻⁴, 10⁻6 मीटर इनवर्स, ये 1/λ आ गया। तो यहाँ से लैम्डा 10⁻⁻6 मीटर आ गया। बहरहाल E = hc/λ होता है, E = hc/λ को मैं इंटू 1/λ लिख दूं क्या, 1/λ की वैल्यू पता है मुझे, hc होता है 20 इंटू 10⁻⁻26 इंटू 1/λ की वैल्यू है 10⁻6 मीटर इनवर्स। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 10⁻⁻20। अब आपको कंपेयर करना है तो इसकी भी पावर आपको -19 बनानी पड़ेगी। इसकी पावर अगर आप -19 बनाना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये बात समझ में आई आपको। अब इन तीनों को अगर आपने कंपेयर करना है प्यारे बच्चों, तो सबसे ज्यादा तो देखो ये कोफिशिएंट है, तो बी की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में प्यारे बच्चों, उसके बाद में कौन सी, ए की एनर्जी है, बी की सबसे ज्यादा, उसके बाद में ए की, और उसके बाद में प्यारे भाई सी की एनर्जी। तो बी ए सी ये करेक्ट आंसर है। बी ए सी ऑप्शन नंबर बी में ऐसा मुझे दिया हुआ है। तो ये इजीली कंफर्टेबली मेरा आंसर आ गया। कुछ नहीं, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से बन गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन में आप स्पीड बनाए रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ सवाल है। बोलता है टू पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल m1 एंड m2 हैव बीन एक्सीलरेटेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ, आपको एनर्जी ही दे दी, ठीक है, आपको पोटेंशियल एनर्जी ही दे दी। एज सोवन बिलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, सिंपल अगर वोल्ट होता तो पोटेंशियल डिफरेंस होता, ठीक है। नो, ये आपको एनर्जी ही दे दी कि ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी है उस m1 और m2 की, ठीक है। गिवन मास ऑफ m1 1 mu, m2 4 mu। बोलता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ m1 विल बी x टाइम्स ऑफ m2। पहले बच्चे डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p। इसी को मैं प्यार से लिख देता हूँ h/mv। इसी को अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना होता है तो मैं लिख देता हूँ h/√2m के ई, यानी काइनेटिक एनर्जी। और अगर v वोल्टेज से किसी पार्टिकल को एसिलरेट किया गया है तो उसको लिख देता हूँ मैं h/√के की जगह लिख देता हूँ, के ई की जगह लिख देता हूँ QV। अब मुझे बताइए, आपको सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू दी है या Q इंटू वी की वैल्यू दी है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसकी यूनिट है, यानी कि आपको QV की वैल्यू दे रखी है। दोनों के लिए ही QV की वैल्यू कितनी है, 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी इसकी वैल्यू आपको मालूम चल गई। दो कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है। प्यारे बच्चे लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि λ1 बाई λ2 इट इज एज गुड एज m2 बाई m1, m2 बाई m1 का रूट यहाँ पे रूट m आएगा, ठीक है। m तो रूट के अंदर है ना, ठीक है। m2 कितना दिया हुआ है, 4 mu दिया हुआ है। m1 कितना दिया हुआ है, 1 mu दिया हुआ है। तो ये 4/1 यानी कि √4 यानी कि 2 हो गया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि λ1 क्या बोलता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ m1 विल बी x टाइम्स ऑफ m2। λ1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ λ2 आया है, यानी x की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, 2 होगी। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। इंटीजर का सवाल है और नियरेस्ट इंटीजर नहीं, एग्जैक्टली 2 आंसर आया है। बहुत ही इजी और कंफर्टेबल सा सवाल है, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस obtained in the spectrum of lithium 2+ ion when the transition takes place between two levels whose sum is 4 and difference is 2। दो अलग अलग लाइंस हैं, ठीक है, जहां से ट्रांजिशन हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। बोलता है उन दोनों का सम 4 है और डिफरेंस जो है वो 2 है। तो पहले में जो सम 4 और डिफरेंस 2 यानी 3 और 1 हो गया, देखते ही समझ में आ गया। लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो n1 + n2 आप ले लीजिए कितना, 4, और n2 - n1 डिफरेंस
कितना दे रखा है 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 2n2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये तो कट गया, 2n2 इज इक्वल टू कितना हो गया प्यारे बच्चे 5। अरे n1 प्लस m2 ये 2 दिया हुआ है प्यारे बच्चे, 2 दिया है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो यहाँ से n2 कितना आ जाएगा 6/2 यानी 3। तो n1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 3 से 1 में आ रहा है लिथियम प्लस आयन के लिए, ठीक है। फिर क्या बोलता है, वेवलेंथ आपको पूछी है, वेवलेंथ आपको पूछी है। देखो कैसे निकालते हो, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, जेड कितना लिथियम 2 प्लस के लिए 3, आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। देखो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा। वेवलेंथ पूछी है ना, ठीक है, वेवलेंथ आपको पूछी है, ठीक है जी। 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया। एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों, एलसीएम 9 ही आ गया। ये देखो ये कितना हो गया 9 माइनस 1 यानी 8 हो गया, ये तो हट जाएगा। तो ये 8 आर के बराबर आया है, ठीक है। 1/λ कितना है 8 आर के बराबर, तो लेमडा कितना हो जाएगा 1/8 आर हो जाएगा। और 1/r आपको पता है प्यारे बच्चों कितना होता है 912 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 912 एंगस्ट्रॉम को किस में पूछा है, अब देखो इसने सेंटीमीटर में पूछा है। तो एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, और मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख लूं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। आर की वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो जो हम क्लास में बताते हैं कि 1/r इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम, उसी से काम चल जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चे लेमडा यानी कि वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, जरा डिवाइड कर दीजिए। 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 100 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 100 से थोड़ा सा ज्यादा 114 लिख लूँ, देखो ऑप्शन में मुझे दिख भी रहा है 114 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब देखिए 114 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट किया है, 1.14 में कन्वर्ट किया हुआ है। तो लेमडा कितना आ जाएगा 1.14 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऐसा प्यारे बच्चों कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा मुझे सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। कैलकुलेशंस है, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस हमारी अच्छी है तो थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है द एनर्जी ऑफ फर्स्ट यानी लोवेस्ट बार्मर लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स, द एनर्जी इन जूल ऑफ सेकंड बार्मर लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इस पूछ रहा है। प्यारे बच्चों हाइड्रोजन एटम में देखो मैं एनर्जी बना रहा हूँ, ये n इज इक्वल टू 1 है जी, n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2 हो गया। अब बार्मर का मतलब n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो बोलता है फर्स्ट और सेकंड लाइन आपको बनानी है, यानी n इज इक्वल टू 3 से एक तो इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा n इज इक्वल टू 3 से, और एक आपको लाना पड़ेगा n इज इक्वल टू 4 से। हालांकि एक गैप कम होता जाता है, ठीक है, मैंने बनाया नहीं है बट ये गैप आपको मालूम है धीरे धीरे कम होता जाता है। इसकी एनर्जी कितनी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी कितनी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए। तो हमें ये एनर्जीज याद ही रखनी होती है, हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लिए होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसने बोला क्या है कि फर्स्ट बार्मर लाइन डिवाइडेड बाई सेकंड बार्मर लाइन की एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट बार्मर लाइन यानी 3 से 2 में आने वाला है, इसको मैं ए बोल दूं क्या, और सेकंड बार्मर लाइन मतलब 4 से 2 में आने वाला है, इसको मैं भी बोल देता हूँ। बोलता है एनर्जी ऑफ फर्स्ट बार्मर लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ सेकंड बार्मर लाइन इज, ठीक है। अच्छा ये बोलता है कि ए जो है ना ये x है, तो आपको बी बताना है कि बी कितना है। प्यारे बच्चों ऐसा देखो कि ए कितना हो जाएगा, ए जो है इन दोनों का गैप हो जाएगा 3.40, 3.40 इसमें से घटा दूं 1.51, तो ये जो गैप है वही क्या ए के बराबर हो जाएगा क्या 1.51 है, 1.51, 1.51 यानी कि ये ही जो है वो क्या है x है। तो ये कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, ये 6 हो गया, 14 में से 6 गया ये 8 बचा,
और ये इधर 1 आया, 1.89 हो गया। x कितना हो गया? 1.89 हो गया। फिर देखिए b जो है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? b कौन सा है? चौथे सेल की एनर्जी माइनस दूसरे सेल की एनर्जी, यही तो है। तो इसको मैं घटाना चाहूँ तो 3.4 माइनस 0.85 कर दूं, ये हो गया प्यारे बच्चों 3.4 माइनस 0.85। गैप तो ऐसे ही लिखता हूँ ना भाई, गैप अगर ऐसे ही लिखता हूँ, इसको 3.40 लिख दूँ, ये हो गया 5, ये 9 हो गया, ये भी हो गया 5, ये 1 आ गया, ये हो गया 2.55, यही हुआ ना 2.55। ठीक है, अब बोलता है कि ये जो b है वो x का कितना टाइम्स है। देखो कभी बोलता है 2x है, 2x तो नहीं है, 18 2 36, 3.5 से ज्यादा चला जाएगा। एक्स स्क्वायर, देखो 18 कितना होता है? 18 इंटू 18 कितना होता है जी? ये भी 3 से ज्यादा होता है, आराम से 300 से ज्यादा होता है ना। ठीक है, तो स्क्वायर भी नहीं होगा, आप इनका रेशियो ले लीजिए। ठीक है, तो b बाई ए अगर आप करना चाहें, b बाई ए करना चाहें तो ये आ जाएगा 2.55 डिवाइडेड बाई 1.89। ठीक है, और ये करीब करीब कितना आ जाएगा? ये करीब करीब आ जाएगा 1.35, यही ऑप्शन में है। ठीक है, तो यही आएगा 1.35। अब a की वैल्यू कितनी है? x है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.35 टाइम्स ऑफ x। मुझे बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों? ऐसा पहला ऑप्शन दिया है, तो इजीली फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। सर लास्ट क्लास में बच्चों ने बोला कि सर आप भी 13-14 क्वेश्चन जो है वो 1 घंटे में करा रहे हो, तो हमारी क्या हालत होगी? भाई मैं जब समझा रहा था तो उसमें टाइम लगता है, आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन वैसे किए हैं जैसे अगर आते तो आपको करना है तो उसमें कम समय लगता है। ठीक है, तो आप समझिए उस बात को। फिर बोलता है द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू बी एक्साइटेड टू सेकंड बोर ऑर्बिट इज इतना जूल पर मोल। आर एच की वैल्यू दी है अर्ग में। ठीक है, जूल पर मोल, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, है ना? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या बोलना चाह रहे हैं? फर्स्ट बोर एटम से n बराबर 1 से n बराबर 2 में लेना जा रहा है, तो मुझे बताइए कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी, यही पूछ रहे हैं। पहले बच्चों हाइड्रोजन के लिए तो आपको मालूम ही होता है डेल्टा ई। पहले सेल की एनर्जी कितनी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की कितनी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये गैप जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं बताना बल्कि जूल में बताना है। तो जूल में कैसे बताओगे? 10.2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं कन्वर्ट कर दूं तो होता है प्यारे बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
एटम है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन ध्यान से देखिए, आपको क्या बोलता है, जूल पर मोल, यानी एक एटम की बात नहीं हो रही। ऐसे ही अगर एक मोल एटम है, ऐसे ही अगर एक मोल एटम है तो कितनी एनर्जी लगेगी। तो प्यारे बच्चों, एक एटम के लिए तो ये है। अब एक मोल का मतलब, एक मोल एटम के लिए, एक मोल एटम के लिए अगर आप निकालना चाहें तो इस एनर्जी को एक मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस एनर्जी को एक मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, यही होती है Na की वैल्यू। अब देख लीजिए, पावर मैच कर लीजिए आप। देखिए ये -23, ओ सॉरी प्लस का 23 और माइनस का 19, तो प्लस का 4 तो ये बचा, प्लस का 4 ये बचा। ठीक है, तो 10⁻4 में लिख रहा हूँ सबसे पहले, तो 10⁻4 लिख रहा हूँ। अब देखिए ये 1.6 इंटू करीब करीब 10 है, तो इसको 16 लिख दूं क्या, 16 6 96। ठीक है, तो इसके आसपास का देखिए, ये देखो 98, तो ये 98 इंटू 10⁻4 हो गया। डेल्टा ई, डेल्टा ई अगर इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 9.8 इंटू 10⁻5 जूल पर एटम हो गया। 10⁻5 है, 10⁻5, 10⁻4 था इंटू 10⁻5 जूल पर एटम। कौन सा ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी।
आप समझ रहे हो, आज मैंने उस मोड में क्वेश्चन नहीं करे जिस मोड में मैं बच्चे को समझाता हूँ, उस मोड में क्वेश्चन करें जिस मोड में मान लो कि मैं पेपर दे रहा हूँ। तो ऐसे ही करना होता है भाई, स्पीड तेज रखनी होती है और ऐसे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का स्कोप तो हमें हमेशा रहता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द वर्क फंक्शन ऑफ टू मेटल्स Ma and Mb आर इन दिस रेशियो when these metals are exposed to photon of energy 6 electron volt, the kinetic energy of liberated electron of Ma ratio Mb is in the ratio of this. the work function आपको पूछा है Ma and Mb। पहले बच्चों दो मेटल है, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया ऐसे निकल गया, ये मेटल है। दूसरे की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, ये फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन निकाल के निकल गया। ठीक है, क्या बोलता है इसका वर्क फंक्शन, इसको मैं φ1 बोल दूं क्या, इसके वर्क फंक्शन को प्यारे बच्चों मैं φ2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आया है फोटोन, और एनर्जी जो निकल रही है वो लेट से ke1 है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आया है फोटोन, और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके निकल रहा है इसको मैं काइनेटिक एनर्जी 2 बोल देता हूँ। तो प्यारे बच्चों क्या रिलेशन होता है, सिंपली मुझे बताइए। ke1 वो क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस φ1, ऐसे ही होगा। ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूँ ke2, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस φ2, बिल्कुल ऐसा ही होगा। दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, बोलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो ए की रेशियो बी की जो है वो 2.642 रेशियो 1 है। के ई वन बट्टे के ई टू दिया हुआ है, तो दोनों को डिवाइड कर दूं क्या, के ई वन बट्टे के ई टू कितना आ गया 2.642 डिवाइडेड बाई 1, इट इज एज गुड एज 6 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस φ2, ऐसा ही हो गया। जरा इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 माइनस φ2 इंटू दिस गाय। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो जरा इसको, 6 से इसको, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 6 माइनस φ1 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, 2 1, 25 का 5, ये 2, 6 से 36 और 2 38 से 8 आया, 3 6 2 12 और 3 15, ये हो गया 15.85 हो गया। 15.852 माइनस 2.64252, बात समझ में आई आपको। अब और भी कुछ बोल रहा है, आपको बोलता है कि जो वर्क फंक्शन है दो मेटल्स का Ma एंड Mb आर इन 1/2 रेशियो, यानी φ1 बट्टे φ2 दे रखा है आपको, φ1 बट्टे φ2, ये कितना है 1/2। तो इसमें प्यारे बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो φ2 इज 2 टाइम्स ऑफ φ1, φ2 इज 2 टाइम्स ऑफ φ1। तो देखो φ2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये आ गया 6 माइनस φ1 इज इक्वल टू, इसको 15.85 को करीब करीब 15.9 लिख देता हूँ। 15.85 को करीब करीब 15.9 लिख देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी। 15.9 माइनस 2.642 इंटू φ2 को मैंने लिख दिया 2 इंटू φ1, बात समझ में आई, 2 इंटू φ1। अब देखिए ये इधर, ये कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई होके इधर प्लस में आएगा, ये φ1 यहाँ से घटेगा, ये उधर चला जाएगा। देखिए 15.9 में से 6 अगर घटाऊंगा तो प्यारे बच्चों करीब करीब ये आएगा 9.9। ठीक है, ये इस तरफ आया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना आया 2 2 4, 4 2 8, 6 2 12, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 5 में से 1 गया तो बच गया 1। 4.28451 इज इक्वल टू 9.9 आ गया, तो यहाँ से φ1 कितना आ जाएगा 9.9 डिवाइडेड बाई करीब करीब 4.3 आ गया। बोलिए कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 43 इंटू 2 कितना हो गया, 43 इंटू 2 कितना हो गया 86 हो गया, और उससे थोड़ा ज्यादा यानी करीब करीब 2.3 आ गया। 2.3 ऑप्शन से ही आपको देखना है प्यारे भाई, φ1 2.3 आ गया, तो प्यारे बच्चों φ2 तो उसका डबल है,
तो 2 इंटू 2.3, 2 इंटू 2.3 यानी कितना 4.6 आ गया। 2.3 और 4.6 ये आंसर आएगा। 2.3 और 4.6 ये ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है। बात समझ में आई? इस मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस बार, जैसे पिछले वीडियो में बच्चों ने बोला कि सर बहुत टाइम लगा दिया आपने 13-14 क्वेश्चन में, तो हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं इतना टाइम लगाना। तो मैं आपको समझा भी रहा हूँ और थोड़ा स्पीड से कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ इस मोड में। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोलता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए, इनमें से इनकरेक्ट आपको बताना है। बोलता है नोटेशन 12 मैग्नीशियम 24 रिप्रेजेंट्स 24 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। पहले भाई ये जो लिखा होता है ना, ये Z ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 12 होंगे, 24 नहीं होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। आपको इनकरेक्ट ही बताना है, तो ए तो इनकरेक्ट है। फिर बोलता है अच्छा एक से ज्यादा इनकरेक्ट है। फिर बोलता है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज इतना। आपको फ्रीक्वेंसी दी है और आपको लेमडा पूछा है, ठीक है। तो वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू हो जाएगा, ठीक है। सी बाई न्यू, सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.5 इंटू 10⁻15। पहले बच्चों ये देखिए, ये 15 ऊपर चला जाएगा, तो 15 में से 8 गए, कितने बचे 7 बचे ना। तो 10⁻⁻7 आया पहली चीज तो। फिर इसको मैं अगर डिवाइड करूं किससे 1.5 से, तो ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 3, 2/3 यानी 1/2/3, 2/3 इंटू 10⁻⁻7, एक जीरो उधार ले लूं तो आएगा 6.66 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पे तो यही वेवलेंथ होगी। ये तो करेक्ट है। अपने को पूछा है इनकरेक्ट, तो बी तो करेक्ट है प्यारे भाई। सी देखिए, बोलता है वन रेडिएशन हैज वेवलेंथ लैम्डा 1 इज इक्वल टू इतना एंड एनर्जी E1, अदर रेडिएशन हैज वेवलेंथ लैम्डा 2 इज इक्वल टू इतना एंड एनर्जी E2। तो E1 रेशियो E2 आपसे पूछा है। पहले बच्चों E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है, यानी E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा हुआ। तो प्यारे बच्चे E1 बाई E2 यही तो पूछा आपसे। E1 बाई E2 इट इज एज गुड एज लेमडा 2 बाई लेमडा 1 हो जाएगा। लेमडा 2 कितना दिया हुआ है, लेमडा 2 दिया 300 नैनोमीटर, लेमडा 1 कितना दिया है 900 नैनोमीटर। तो इट विल बी कितना 1/3। और ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है 3/1, 3:1। तो हमारे हिसाब से 1:3 है, इसके हिसाब से 3:1 है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है। ये तो स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ये अपने आंसर में आएगा। अब देखो दो ही आप निकालना चाहो तो अगला भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको जब दो ही गलत ऑप्शन में दिए हुए हैं कि कोई दो गलत है, तो आप पहले ही निकाल चुके ए और सी, तो आपको डी तक जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसे ही होगा, तो ए एंड सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ऐसे तेज कैलकुलेशन की जाती है एग्जाम में, ऐसे किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। Given below are two statements. Statement 1 दिए when an electric discharge is passed through gaseous hydrogen, the hydrogen molecules dissociate and energetically excited hydrogen atoms produce electromagnetic radiation of discrete frequency। ये बोलना चाह रहा है कि आपने जो कैथोड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा सा ही है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब अपन पढ़ते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन H2 गैस आपने भरी। पहले बच्चों इसको अगर आपने एनर्जी दी, तो पहले तो H2 गैस जो है वो टूट जाएगी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में, फिर वहां से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद वो स्टेबिलिटी के लिए क्या आता है, वापस नीचे आता है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो स्पेक्ट्रम लाइन जो हम बनाते हैं कि n बराबर 1 में आएगी, 2 में आएगी, 3 में आए, तो यही बोलना चाह रहा है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वो रेडिएशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वो रेडिएशन एमिट करता है। तो यही तो बोल रहा है, ये तो सत्य है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 1 जो है वो तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट 2 बोलता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज obtained from helium 2 plus
इज इक्वल टू दैट, ये ऐसा कुछ बोल रहा है, कैलकुलेशन वाला मामला है, तो कैलकुलेशन वाला मामला है तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या बोलता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर का मतलब कहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है n बराबर 2 में, और सेकेंड लाइन की बात करना चाह रहा है, यानी कि 3 से नहीं आ रहा बल्कि n बराबर 4 से आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके लिए बात कर रहा है, ये हीलियम प्लस के लिए बात कर रहा है, ऑफ हीलियम प्लस। और दूसरा क्या बोलता है, इज इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन में लाइमन की बात कर रहा है, यानी n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फर्स्ट लाइन मतलब कहां से आ रहा है प्यारे बच्चों, n बराबर 2 से आ रहा है। तो n बराबर 2 से n बराबर 1 में आ रहा है, किसमें, हाइड्रोजन एटम में आ रहा है। तो इसके लिए भी आप फ्रीक्वेंसी निकाल पाओगे। बोलता है कि ये दोनों बराबर है, आप कैलकुलेट कर लीजिए दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, आर इंटू हीलियम प्लस के लिए जेड कितना 2, यानी आर इंटू 2 का स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर यानी 1/4, माइनस 1/4 स्क्वायर यानी 1/16, ऐसा आ जाएगा। मुझे बताइए यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से एलसीएम आ गया 16, एलसीएम आ गया 16, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 1 यानी 3, 3/16, और ये 2 2 जा 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये आर यहाँ पे रखा हुआ है। ये किस, ये आ गया 1/λ, कितना आ गया 1/λ कितना आ गया, ये इससे 4 बार हट जाएगा, ये आ गया 1/λ 3r/4, ये 1/λ आया है। तो लेमडा आ जाएगा, फिर वहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसका 1/λ देखते हैं इसके बराबर आता है या कुछ अलग आता है। पहले बच्चों 1/λ इज इक्वल टू होता है आर जेड स्क्वायर, आर इंटू हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 है, नहीं आर इंटू 1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर यानी 1/1 माइनस 1/2 स्क्वायर यानी 1/4, ऐसा हो जाएगा। तो पहले बच्चों 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3/4, ये इट इज एज गुड एज 3r/4, यानी कि दोनों के लिए 1/λ की वैल्यू सेम है, तो लेमडा की वैल्यू सेम होगी, और लेमडा की वैल्यू सेम है तो प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी सेम होगी, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो भी क्या है प्यारे बच्चों, करेक्ट है। ठीक है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, बिल्कुल सही बात है, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द वेव नंबर ऑफ 3 स्पेक्ट्रम लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर कंसिडर्ड। 3 स्पेक्ट्रम लाइंस के 1/λ वेव नंबर आप कंसिडर करने। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस बिलोंगिंग टू बामर सीरीज। बामर सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है बच्चे, इलेक्ट्रॉन आ रहा है n बराबर 2 में, तो ये तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि n बराबर 2 में आ रहा है। अब n बराबर 2 में कहाँ से आ सकता है, n बराबर 2 में आ सकता है n बराबर 3 4 5, यहाँ से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, एंड सो ऑन। बात समझ में आई? किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, यानी हाइड्रोजन एटम में ऐसा हो रहा है। आपको इन सब का वेव नंबर बताना है। वेव नंबर क्या होता है जी, 1/λ होता है। तो पहले बच्चों एक बार में मान लो कि 3 से 2 में आ रहा है, तो वेव नंबर क्या होगा, देखो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, आर इंटू हाइड्रोजन के लिए तो जेड 1 ही होता है, आर इंटू 1 स्क्वायर। मान लो 3 से 2 में आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख दूं 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ये तो हो गया किसके लिए, एक पहली वाली लाइन के लिए। बोलता कितनी, 3 आपको दे रखे, 3 अलग अलग लाइनों के लिए आपको 1/λ निकालना है, ये पहली वाली लाइन के लिए हो गया। दूसरी वाली लाइन के लिए 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए जेड कितना प्यारे बच्चों 1, 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस, देखो 2 में आ रहा है तो 1/2 स्क्वायर माइनस कहाँ से 4 से 1/4 स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर देखिए तीसरी जो स्पेक्ट्रम लाइन है वो मान सकता हूँ मैं 5 से 2 में आ रहा है, तो उसके लिए 1/λ की वैल्यू क्या लिखूंगा, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही होता है, 1/n1 स्क्वायर, 2 में आ रहा है, 1/2 स्क्वायर माइनस कहाँ से आ रहा है, लेट से इस बार 5 से आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसके लिए 1/λ। इन तीनों को जरा कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आंसर बोलना चाह रहा है। देखिए ये तो r का r ही रहा, यहाँ पे एलसीएम देखो, ये 9 और ये 4, 9 चौका 36 एलसीएम ले लूँ क्या,
तो 9 माइनस 4 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 5 आ गया, और ये r का r ही रहा, तो 5r/36 आ गया एक के लिए। तो वेव नंबर 1/λ 5r/36। यहाँ पे देखिए ये 4 चौका 16 और 2 2 4, एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों, 16 आ गया। ठीक है, ये कितना हुआ, 2 2 4, तो 4 माइनस 1 यानी 3, तो 3r/16 ये आ गया इसके लिए वेव नंबर यानी कि 1/λ। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये कितना, 55 25 और 2 2 4, कितना एलसीएम 100 ले लूँ क्या, तो ये हो गया कितना, 25 माइनस 4 यानी कि 21, तो 21r/100 ये इसके लिए 1/λ आ गया। देखिए जरा कौन से ऑप्शन में ऐसी बात करता है, 5r/36, ठीक है 5r/36 बोल रहा है, फिर 3r/16, ये देखो 3r/16, 5r/36 और 21r/100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इजी है, कंफर्टेबल से क्वेश्चन समझ। नेक्स्ट देखिए, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल का। बोलता है फिगर 1 में बोलता है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ 2s ऑर्बिटल। ठीक है, फिगर 2 वेव फंक्शन दिया। अच्छा एक तो ये तो फिगर 1 है जी, और ये फिगर 2 है। आपको क्या बोलना चाह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इन फिगर 2 मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द नोडल सरफेस एज शोन इज फिगर 1। प्यारे बच्चों क्या बोलना चाह रहा है कि देखिए 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, तो 2s ऑर्बिटल में प्यारे बच्चों 1s और 2s के बीच में एक नोडल सरफेस होगी। तो ये देखिए ये तो 1s हो गया, ये देखो छोटा गोला है ना, और ये प्यारे बच्चों 2s हो गया। 1s और 2s के बीच में ये देखिए एक ऐसी सरफेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है, यानी कि ये नोडल सरफेस हो गया। तो 1s और 2s के बीच में एक ऐसी सरफेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। ठीक है, और फिर ये देखिए ये बोलता है वेव फंक्शन फॉर 2s ऑर्बिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं आपको 0 करनी है। आपको पूछा है कि फिगर 2 में इस वाले में कौन सा पॉइंट है जो नोडल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ए में तो यहाँ पे ए पे तो भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है, फिर बी पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं 0 है, यानी बी जो है वो नोडल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सी और डी पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, आई एम सॉरी, ये जो पॉइंट नंबर बी है ये नोडल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है, तो यही नोडल सरफेस हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये साई की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन डी, ये डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रम लाइंस इन लाइमन सीरीज L1 L2 L3 डॉट 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 डॉट। बोलता है L1 हैज लोवेस्ट एनर्जी अमंग लाइमन सीरीज। बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या बोलना चाह रहा है, ऐसे बोल रहा है कि ये जो लाइमन सीरीज है ना, यानी कि n=1 में जहाँ इलेक्ट्रॉन आता है, आई एम सॉरी, n=1 में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है, कई सारी लाइनें हैं लाइमन सीरीज की, जिसमें L1 जो है उसकी एनर्जी सबसे कम है। देखो ये n=1 है, n=1 में 2 से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है। इसने बोला है कि L1 की लोएस्ट एनर्जी है, यानी कि ये n=2 से n=1 में जो आ रहा है उसकी एनर्जी लोएस्ट है। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो आपको मालूम ही है कि हाइड्रोजन में ये एनर्जी गैप कितना होता है। देखो हाइड्रोजन में पहले की एनर्जी कितनी होती है, -13.6, दूसरे की कितनी होती है, -3.4। तो हाइड्रोजन के लिए L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों का गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये प्यारे बच्चे L1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। फिर बोलता है कि कुछ बामर सीरीज की भी स्पेक्ट्रम लाइन है B1 B2 B3, और लोवेस्ट एनर्जी जो है उसमें किसकी है, B1 की है। B1 की लोवेस्ट एनर्जी है। बामर क्या होता है जी, n=2 में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो 2 में कहां से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है,
5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है। उसमें जो 2 वाला है यानी n बराबर 3 से n बराबर 2 में जो आ रहा है, जिसको हम बोलना चाह रहे हैं B1, उसकी एनर्जी लोएस्ट है। मुझे बताइए हाइड्रोजन में तीसरे की एनर्जी कितनी होती है? -1.51 होती है। तो दूसरे और तीसरे के बीच में गैप जो है, यानी कि जिसको बामर सीरीज की पहली लाइन बोल रहा है यानी B1 बोल रहा है, वो कितना हो जाएगा? वो हमने एक क्वेश्चन में निकाला भी था पिछले वाले में। 3.40 में से मैं घटा दूं 1.51, जरा बताइए कितना आ जाएगा? 10 में से 1 गया, बच गया कितना? 9। फिर 14 में से 5 गए, कितने बच गए? 9। ये 1.99 आ गया क्या? 1.99 आ गया क्या, या 1.89 आया? हेलो हेलो। 49, 49 और 40, 89, 1.89 आ गया। कितना आ गया? 1.89 आ गया। 1.89, ये किसकी वैल्यू आई प्यारे बच्चों? बामर सीरीज की पहली लाइन की इलेक्ट्रॉन गैप की यानी B1 की वैल्यू आई। फिर बोलता है कि एनर्जी L1 इज x टाइम्स एनर्जी B1। तो देखो आप बता दो, L1 बट्टे B1। L1 कितना था प्यारे बच्चों? 10.2 था। B1 कितना था प्यारे बच्चों? 1.89 था। ये प्यारे बच्चों आपको L1 बट्टे B1 की वैल्यू निकालनी है। L1 बट्टे B1, ये देखो, ये 10.2 डिवाइडेड बाई 1.9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 5.39 के आसपास, यानी 5.4 के आसपास से आ जाता है। एग्जैक्टली तो 5.39 आता है। ये बोल रहा है कि ये जो है ना, ये है 5.39, x इज समथिंग इंटू 10⁻⁻1। ये x, ठीक है। तो x कितना आ गया? x आ गया 53.9 इंटू 10⁻⁻1। तो इस समथिंग की वैल्यू आपको निकालनी है। समथिंग की वैल्यू 53.99। इसको नियरेस्ट इंटीजर अगर लिखूंगा तो मैं 54 लिख दूंगा। तो अपना आंसर क्या चला जाएगा प्यारे बच्चों? 54। इंटीजर टाइप सवाल है, आंसर क्या चला जाएगा? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, तो चलिए, ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस हो गए। बहुत ही इजी और बहुत ही कंफर्टेबल सा चैप्टर है, ठीक है। अच्छा लगा तो शेयर करिए। और प्यारे बच्चों ऐसे ही जनवरी अटेम्प्ट के चैप्टर वाइज हम सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे। सीरीज को देखते रहिए। इसके अलावा हमारा विराट बैच लॉन्च हो चुका है। उसकी ऑनलाइन क्लासेज आज कितना 10 मार्च से जा चुकी है। एक एक क्लासेस तो 9 मार्च को ओरिएंटेशन क्लास चलेगी, उसके बाद 10 से रेगुलर क्लासेज जा रही है। तो आप विराट बैच क्लास 12th के लिए, 11th से अगर आप 12th में मूव कर रहे हैं तो आप विराट बैच परचेज करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। चलिए, बाय बाय।